ठीक है, कैसे हैं भाई सभी? ये भाई सेट नंबर दूसरा है, ये हमारा क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन का। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आज वेस्ट नहीं करना है इसमें। ये जो बात कही गई है ये पहाड़ों के बारे में है कि माउंटेन्स ऑक्यूपाई अबाउट ए क्वार्टर ऑफ अर्थ्स लैंड। भूमि का एक चौथाई हिस्से पर पर्वत या पहाड़ हैं, ऐसे मान लो। हार्बर जो बंदरगाह होते हैं जहां पर जलपोत या जो भी आपके जहाज वगैरह हैं वो आकर रुकते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, जो अधिकांश, देखो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधताएं हैं। जब जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं तो उसे मैं जैव विविधता बोलता हूं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैसे मनाते हैं 22 मई को जैव विविधता दिवस, ये वही है। हॉटस्पॉट्स एंड सप्लाई फ्रेश वाटर टू एन एस्टिमेटेड हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे कि ये जैव विविधताएं हैं, जैसे बंदरगाह हैं अधिकांश, या जितने भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो पानी का सप्लाई होता है, जितनी भी हमारी मानवता है, जो मानव जाति है, तो उसमें आधा जो पानी सप्लाई होता है वो सब इनकी मदद से होता है। आगे आइए। प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, जितने भी आपके महाद्वीप हैं ये हर जगह उपस्थित होते हैं। आपके पहाड़, सब कुछ जो कहा गया है इन पहाड़ों और पर्वतों के बारे में कहा गया है। मैंने पीडीएफ डाल दी थी, थोड़ा सा फिर दोबारा सिखा देता हूं। कभी आप कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं है, लेकिन पीडीएफ पढ़ने के बाद यकीन मानना, मुझे पता है कि 5 में से 4 आंसर आपने लगा लिए होंगे। हो सकता है गलत चला गया हो, कोई बात नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पृथ्वी के 1/4 भाग पर स्थित हैं। जैसे बंदरगाह हैं, मोस्ट ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी, जो इसकी अधिकांश जैव विविधताएं जहां बंदरगाह हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र बने हुए हैं। फ्रेश वाटर की सप्लाई करते हैं, एस्टिमेटेड, जो एक मूल्यांकन रूप से ह्यूमैनिटी का आधा, या जो मेरी आधी मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसका वो मूल्यांकन या निर्धारण करते हैं। आगे देखो। प्रेजेंट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट माउंटेन्स इंक्लूडिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम। ये कहना चाह रहे हैं कि हर महाद्वीप पर उपस्थित होते हैं। माउंटेन इंक्लूड, पहाड़ों में शामिल हैं। मल्टीट्यूड ऑफ इकोसिस्टम, जितना भी हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र है, ये साधारण सी बात है। होल्डिंग, जो रखती हैं मैनी यूनिक स्पीसीज, जिसकी अलग अलग प्रजातियां शामिल होती हैं। सच एज, जैसे कि, ये सच एज आता है जब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि स्नो लिपियार्ड्स, जो हिम तेंदुआ होता, शायद उत्तराखंड का ये राष्ट्रीय पशु भी बना रखा है, शायद लेह लद्दाख का स्नो लिपियार्ड। एंड माउंटेन, जो गुरिल्लाज हैं उसके अंदर होते हैं। अच्छा, उस दिन वो एक शब्द आया था स्पैरोज, वो मैं बार बार गुरिल्ला बोल रहा था, वो गुरिल्ला नहीं होता, वो गोरैया होती है। छोटी सी पक्षी होती है गोरैया, तो वो बार बार गुरिल्ला निकल रहा था मुंह से, लेकिन वो गोरैया है। गुरिल्ला तो वो होता बंदर की तरह। दे आर आल्सो होम टू ग्रेट कल्चर डाइवर्सिटी, जहां अलग अलग, देखो यूनिवर्सिटी एक जैसी हैं, लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब होता विविधता है, जहां चीजें अलग अलग हैं। अमंग पीपल अडेप्टेड, जहां लोग अडेप्ट हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। द चैलेंजेस ऑफ माउंटेन लाइफ, जैसे पहाड़ों पर जीवन है, पर्वतों पर जीवन है, तो अलग अलग तरीके से मनुष्य की प्रवृत्ति भी अलग अलग है। वो अपने आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने माहौल को ढाल लेता है। देयर स्पेशल ट्रेडिशन, जो उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। ब्रेथ टेकिंग सीनरी, जो सांस को स्थगित करने वाली सीनरी है, जो हमें आकर्षित करती है। एवर ग्रोइंग नंबर्स ऑफ टूरिस्ट, जो ये बढ़ती हुई टूरिस्ट की संख्या है, जो ये नज़ारे हैं इतने अच्छे अच्छे पहाड़ों पर्वतों के, वो टूरिस्ट को और हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। सॉरी, आगे चलते हैं। माउंटेन रेंज, जो ये माउंटेन रीजन्स हैं, आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव, ये विशिष्ट रूप से संवेदनशील होते हैं। टू डिग्रेडेशन, ये होता है पतन, कटान।
फ्रॉम बोथ ह्यूमन प्रेशर, दोनों तरफ से जब मानव का प्रेशर पड़ता है तो हम इन फॉरेस्टों का डिग्रेडेशन करते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, और उससे ऋतु परिवर्तन होती है। आगे बढ़ा देता हूं। और जो स्टीप स्लोप्स हैं, जो ढलान है, आप देखते हो जैसे खेतों में ढलान से बने होते हैं, ये जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे सी मिट्टी के कटीले से ढलान है। तो आजकल किसान क्या कर रहे हैं, उन्हें काट कर उनका समतल मैदान बनकर खेती बाड़ी में यूज कर लिया, वहां पर कॉलोनी बना दी, वहां पर और भी सारी चीजें यूज कर ली। तो ये वही कह रहे हैं कि जो ये स्टीप स्लोप्स हैं मीन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। क्लियरिंग फॉरेस्ट, पहाड़ों का सॉरी जंगलों का, वनों का कटान किया है, और जो जमीन है वो कृषि के योग्य बनाई है, सेटलमेंट्स किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आधारभूत सिलाएं हैं, जरूरतें हैं, कैन कॉज सीरियस सोशल इरोजन, जिससे कि एक सीरियस का मतलब है गंभीर, जो गंभीर मृदा कटान है, एज वेल एज द लॉस ऑफ हैबिटेट, जितने भी रहने वाले निवासी हैं। ये कहना चाह रहे हैं जब हम इन ढलानों को काटकर, जिससे जैसे पानी का बहाव आया, तो वो ढलान है उस पानी के बहाव को कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमने इन सब चीजों को काटकर समतल भूमि बना दी। समतल भूमि बनाई है तो कहीं पर तो हम क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं, कुछ कॉलोनी वगैरह बना रहे हैं। तो इससे जो होता है, जब हम मिट्टी का अपरदन होता है ना, तो ये गंभीर रूप से होता है। गंभीर रूप का मतलब है जब मिट्टी का कटान होता है ना, तो बाढ़ के संकेत आ जाते हैं। और मिट्टी जब कटान करती है, तो जब ऊपर से काटती हुई आती है ना, तो आप जानते हो मकान, ढलान, भूस्खलन सब ढह जाते हैं। तो ये कह रहे हैं बड़ा गंभीर कारण है, जिससे कि हमारी जो रहने वाले हैबिटेट है ना, वो बड़े प्रभावित हो रहे हैं। ये है कि इरोजन एंड पॉल्यूशन, जो एक कटाव और प्रदूषण है, हार्म द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। जितने भी झरने हैं, जितने भी आपकी झील हैं, इनमें जो पानी है उसकी क्वालिटी को ना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये। क्लाइमेट चेंज, जो ये जलवायु परिवर्तन है, ये किस बात की चेतावनी देती है, द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ वाटर सप्लाई, जो क्षमता है, ये जो पानी की सप्लाई होनी है फार्म्स, कृषि के लिए जो फार्म बने हुए हैं, शहरों के लिए, कारखानों के लिए, एंड पावर स्टेशन, जितने भी ये पावर स्टेशन है, जल आपूर्ति केंद्र। फास्ट राइजिंग टेम्परेचर्स, ये जो तेजी से बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, आर फोर्सिंग माउंटेन स्पीसीज, ये मजबूर कर रहा है पहाड़ों की प्रजातियों को। आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है, आजकल टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, दिन पे दिन आप हर साल देखना, जाड़े धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। आप देखते हो कि मुश्किल से 15 दिन ठंड पड़ गई, 10 दिन ठंड पड़ गई। लेकिन आप गर्मी देखना, गर्मी का प्रकोप इतना खतरनाक है कि हर साल गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है कि हम पहाड़ों पर्वतों को काट रहे हैं, इनके कॉलोनी बना रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, जिससे कि हमारी जो ये टेम्परेचर है ना, ये बहुत तीव्रता के साथ ऊपर बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ये फास्ट राइजिंग टेम्परेचर है, ये फोर्सिंग माउंटेन स्पेसीज, ये जितनी भी पर्वतों की स्पेसीज है उनको मजबूर कर रहा है, हमारे इकोसिस्टम को, जितना भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर खतरा मंडरा रहा है। एंड द पीपल, और वो लोग दैट डिपेंड ऑन देम टू अडेप्ट टू मिग्रेट, ये होता है प्रवासी, और उन लोगों को भी ये प्रभावित कर रहा है जो कि वहां की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और फिर क्या कर रहे हैं वो वहां पर जो अपनी परिस्थिति को या जो वहां के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पा रहे, तो वो पलायन करेंगे लोग। माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम एक देश से, या कह सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान, जब हम अपनी जीवन बसेरा करने के लिए या गुजारा बसेरा करने के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, तो वहां पर माइग्रेट नाम का शब्द यूज किया जाता है। और माइग्रेट जो है ना, माइग्रेशन से बनता प्रवासी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लोग भी मजबूर हैं, माउंटेन की प्रजातियां भी मजबूर हैं, और जो वो लोग हैं जो वहां के एटमॉस्फेयर पर अपना जीवन डिपेंड करते थे, उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बना लेते थे, वो भी वहां से स्थान छोड़ के जा रहे हैं। वाले कुल मिलाकर सारी जो चीजें कही गई हैं, ये हमारे जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन पर स्थित जितनी भी प्रजातियां हैं, लोग हैं, उनकी बात चल रही थी। अब क्वेश्चन देखते हैं।
जरा देखते हैं कौन आंसर लगाएगा पहला। मैं चाहूं तो आप पढ़ो भी ना तो भी आंसर लगा सकते हो। विच इज द बेस्ट डेस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। ये कहना चाह रहे हैं कि इस टोन जो पैसेज है, जो पूरा गद्यांश है, इसकी टोन क्या है। अब मैं आपसे कहूं कि इमोशनल तो भावनात्मक होती, तो कोई इमोशनल फीलिंग का तो कोई मतलब नहीं है। बेस्ड का मतलब है जब हम कहीं अपना झुकाव रखते हैं या ज्यादा किसी चीज पर आधारित हो जाते हैं। और लॉडेटरी का मतलब है प्रशंसात्मक, प्रशंसा की तो कोई बात नहीं चल रही। लेकिन एक शब्द आया है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक टोन का मतलब है, इस पैसेज में ह्यूमनिस्टिक टोन दी गई है जहां लोगों के स्वभाव, लोगों की भावनाओं और लोगों की जो जरूरत है ना, उनके प्रति समझ को स्पष्ट किया गया है कि जब जब लोगों को जरूरत पड़ रही है, पेड़ों को काट रहे हैं, मिट्टी का कटाव हो रहा है, खूब वनों को प्रभावित कर रहे हैं, वहां की प्रजातियां परेशान हो रही हैं, वहां के लोग जो हैबिटेट हैं वो वहां से माइग्रेट की तरफ चल रहे हैं अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। आपको आंसर ह्यूमनिस्टिक रखना है। इसकी टोन ह्यूमनिस्टिक है। इसका मतलब वही है, लोगों की जो विचारधाराएं हैं, लोगों के जो अनूठे अनुभव हैं और उनके जो स्वभाव हैं, उनमें अपनी जरूरत के प्रति जो समझ है, उस चीज को स्पष्ट करता है पूरे का पूरा पैसेज। आगे आइए। ह्यूमनिस्टिक के अलावा बेटा आंसर नहीं था। आंसर दूसरा बताओ। Which of the following most accurately states the central idea of the poem? आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताना है। इस पूरे पैसेज का जो शीर्षक है, ये इस पूरे पैसेज में क्या बात की गई है। अरे पॉल्यूशन की बात की गई है क्या, क्लाइमेट चेंज की गई है क्या, बायोडिग्रेडेशन की बात की गई, माउंटेन इकोसिस्टम, जो पर्वत का पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वहां कैसी कैसी चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात की गई है। आंसर आगे आओ। इसमें तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। इसमें जो एक नमूना है, जो एक संरचना है, पैसेज की संरचना कैसी है। बेटा संरचना डेफिनेशन की नहीं है, कोई वहां आपको परिभाषा थोड़ी ना बता रहा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है जो चीज समय से रिलेटेड हो और उसमें कोई ना कोई लॉजिक फंसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर, कॉन्ट्रैक्ट, विरोधार, तुलना की तो बात नहीं चल रही, लेकिन इसमें काउज इफेक्ट की बात चल रही है, जिस कारण से सारी चीजें पर्वत के ऊपर जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वो प्रभावित हो रहा है और उसके प्रभावित होने से जो परिणाम आ रहे हैं ना, वो काउज और इफेक्ट की बात की गई है। पूरा स्ट्रक्चर है कि जो लोग पहाड़ों पर कटान कर रहे हैं, पहाड़ों पर कटान करने के बाद हम जो ढलान वाली जमीन है उसको काटकर समतल मैदान बना रहे हैं, उसमें कॉलोनी वगैरह और लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहे हैं, जहां आधारभूत जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी माउंटेन की जो इकोसिस्टम है ना, वो प्रभावित हो रहा है और उसका कारण यही है कि हम इन सारी चीजों को वो कर रहे हैं। कॉज और इफेक्ट आंसर। आगे आओ, लगाओ जरा। वाट इज द एंटोनियम। अभी बताया था, देखो एक शब्द आया है माइग्रेट का एंटोनियम। माइग्रेट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, खान पान के उद्देश्य से या कमाने के उद्देश्य से। अब एक तो जाने वाला है, एज्यूम अनुमान लगाना, डाई मरना, रन दौड़ना, लेकिन इसमें एक शब्द आया स्टेज का मतलब होता है एक जगह ठहरना। आगे आइए। दूसरा है, वाट इज द एंटोनियम फॉर द वर्ड डाइवर्सिटी। बेटा अब को फिर आपको इसमें एंटोनियम लगाना है। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधताएं, और विविधताओं का मतलब होता है जब चीजें अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, इसका मतलब है सेपरेटनेस। अब जब बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो जैव विविधता है, तो आप ये भी जानते हो कि डाइवर्सिटी का मतलब विविधता होता है। अब विविधता का उल्टा होगा एक रूपता। तो हेरिटेज तो विरासत है। बिलोक का मतलब किसी चीज को बिलोक कर देना, बाधा कर देना, लेकिन यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जब एक रूपता है। सिंपल सी बात है, आपके डाइवर्सिटी का एंटोनियम जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी। और डिलीमा क्या होती है, सब जानते हो, दुविधा। इन ए डिलीमा, ये दुविधा या परेशानी होती है। मेरा मानना है कि पांचों भी लगा लिए होंगे, और जिसके पास मेरी पीडीएफ पहुंची होगी, ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे ऐसे पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ना
जंद समय में खत्म कर देना, ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें, आगे आते हैं। तो खत्म करते हैं बेटा। पहले का ए लगाना है ह्यूमनिस्टिक, दूसरे का इसका सेंट्रल आइडिया माउंटेन इकोसिस्टम, तीसरे में काउज और इफेक्ट की बात चली है, कारण और प्रभाव, चौथे में माइग्रेट प्रवासी है, इसका मतलब होता है स्टे ठहरने वाला, और आपने डाइवर्सिटी का एंटोनियम लगाना था यूनिफॉर्मिटी। आगे चलते हैं। अब दूसरा शायद हमारा क्लोज टेस्ट है, यहीं खत्म करा दूंगा। देखो क्लोज टेस्ट को भी थोड़ा चाहो तो आप में बड़ा भी कर सकता हूं इसे, देख लो अब साफ दिखेगा, बड़ा हो गया। देखो पंचन जो ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था, सब जानते हो, जैसे कि अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य खूब पढ़े हैं आपने, मेघदूत। तो बहुत सारी ये कुछ पुराण हैं, कुछ कथाएं हैं, गाथाएं हैं जो आपके लिखे गए हैं। तो ये जो ये पंचतंत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द पंचतंत्र इज ए legendary collection of short stories from India। जो ये पंचतंत्र है ये एक महान कलेक्शन है छोटी छोटी कहानियों का, एक बड़ा संग्रह है, लेकिन ये जो कलेक्शन है ना ये छोटी छोटी कहानियों का है पंचतंत्र। फ्रॉम इंडिया, जिसे इंडिया में लिखा है, जो इंडिया से डेवलप हुआ है। ब्लैंक कंपोज्ड, जिसकी रचना हुई है, जो लिखा गया है इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी, जो दूसरी शताब्दी से पहले लिखा हुआ है। अब देख लो, देखो फर्स्टली का मतलब तो ऐसा नहीं है कि पहली बार, इससे ज्यादा तो और भी लोगों ने लेजेंडरी कलेक्शन लिखे होंगे। अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब अंत में, इसका मतलब इसके बाद कोई कलेक्शन नहीं लिखा गया है क्या, लेकिन ओरिजिनली का मतलब होता मूल रूप से, और इसका जो मूल रूप से ये लिखा गया था ये दूसरी शताब्दी से पहले। ओरिजिनली का मतलब होता जब इसका ओरिजिनल प्रिंट लिखा गया था। तो पंचतंत्र एक महान कलेक्शन है छोटी छोटी इंडिया का, जिसकी उत्पत्ति या शुरुआत इंडिया में हुई। ओरिजिनली कंपोज्ड, जो मूल रूप से लिखा गया था इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। बीसी का मतलब होता बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। पंचतंत्र इज रिक्तस्थान टू बी रिटन बाई विष्णु शर्मा। यहां तक देख लो, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था, सब जानते हैं। देखो डिजाइन्ड का मतलब होता है जब मैं किसी का ढांचा या नमूना तैयार करता हूं। एस्टेब्लिश्ड का मतलब भी जब आप किसी की स्थापना करते हो, और एलेज्ड का मतलब भी जैसे एलेज होता है कोई आरोप लगा देना, किसी पे एलिगेशन लगा देना। लेकिन पंचतंत्र इज बिलीव्ड, जब हम किसी बात में विश्वास करते हैं कि वो हो सकती है या संभव है, किसी बात को सच मानना या उसको संभावना के रूप में देखना कि वो सच है या उसके होने की संभावना है, तो ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि वो बात सच भी हो सकती है और हो सकता है कि उसकी संभावना हो। तो पंचतंत्र इज बिलीव्ड, पंचतंत्र को सच मानकर कि ये सच है जो अपने दिमाग में सोचा गया, इसकी स्थापना विष्णु शर्मा के साथ साथ विद मैनी अदर स्कॉलर्स होते हैं विद्वान। पंचतंत्र की स्थापना इसे सच मानते हुए विष्णु शर्मा के साथ साथ अलोंग विद, टुगेदर विद, ये तो खूब पढ़ाया मैंने, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद का मतलब होता के साथ साथ। बेटा नियर कोई नहीं, नेक्स्ट कोई नहीं, बिसाइड का मतलब होता समीप करीब। पंचतंत्र की स्थापना विष्णु शर्मा के साथ साथ अलोंग विद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या जो आपके विद्वान हैं उन्होंने की थी। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के पीछे, ये इस कंपोजिशन को लिखने का कारण क्या था। अब सिंपल सी बात है, लिखा गया है, इस पर्पस की बात कर रहे हैं तो पर्पज सिंगुलर होता, आर नहीं आएगा, बी का शुद्ध रूप आना था, बर नहीं आ सकता, लिखा गया था, जिसने बाज लगाया बढ़िया है। द पर्पस ऑफ, पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन को लिखने का कारण बाज, टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज
एंड गवर्निंग ब्लैंक इन द यंग सन्स ऑफ द किंग। सारा समझा दूंगा। जो इस रचना को या इस रचना के लिखे जाने के पीछे कारण क्या था, ये कहना चाह रहे हैं कि एक शब्द आया है। देखो बेटा, फैकल्टीज तो सुविधाएं हैं कि हमारे पास क्या फैकल्टी है। फ्लेयर्स का मतलब स्वभाव होता, गिफ्ट का मतलब जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन इसमें आया स्किल। स्किल का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता। जब आपको किसी काम को करने की क्षमता आपके पास है या किसी काम को करने का टैलेंट आपके पास है, तो आपके अंदर ना उस काम को करने की स्किल जाग जाती है। ये कहना चाह रहे हैं कि इससे या जो ये कंपोजिशन है, रचना, इसके पीछे जो लिखने का या इसे लिखे जाने का कारण था कि जो राजा के युवा पुत्र हैं उनके अंदर नैतिक मूल्यों और जो गवर्निंग स्किल, जो शासन करने की क्षमता है, उस चीज का विकास करना था। ऑप्शन नंबर डी सी लगाया है। स्किल्स तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर हैं, कुछ आए हुए हैं, कुछ मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीजें ला रहा हूं। देखो अभी सॉल्यूशन थोड़ा सा टाइम लग जाता, और वो देखो इतना तो होना भी चाहिए, अभी 20-25 मिनट, जब ये 25 क्वेश्चन है। इसकी ऑफलाइन क्लास भी मैं जल्दी तैयार करने वाला हूं। तो जिस बच्चों को इंटरेस्ट है, जो बच्चे पुराने हो नए हो कि सर हमें एक बार में सीखना है, तो आप अटेंड कर सकते हो। टाइमिंग अभी क्लियर नहीं है, ठाकुरद्वारा में क्लास चल रही है, अभी आप इसे ऑनलाइन सीखते रहो। इसकी कल एक लास्ट वीडियो डल जाएगी। 3 क्लास डेमो थी, उसके बाद आपको अगर ये पढ़ना है पूरा A to Z सारी बारीकियां, तो फिर आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने बता दिया था, हमारा नालंदा एजुकेशन के नाम से ये एक ऐप। आपको मात्र इस बैच को खरीदने के लिए कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट 199, मतलब 200 रुपए की फीस है। और जब तक एग्जाम होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, तब तक चलाऊंगा 2 महीने। 200 रुपए कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, आप इससे ज्यादा का रिचार्ज करा लेते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसे जल्दी से। पहला PQRS है, कोई लगाएगा, जरा देखते हैं कौन लगा रहा है। पढ़ लो आराम से। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। अच्छा, टू ट्राई देयर स्किल, ये 2 बार आ गया बेटा, यहाँ कोई नहीं, से थोड़ा सा मैं कर देता हूं, हो जाती है कमी। गलती करना मानवीय है, गलती किसी भी मानव से हो सकती है। लगाइए जरा। आंसर आ रहा है कि जो शहर की बस है ना, स्टार्ट करना है, द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड। सारी बात चल रही, जेब कतरों की बात चल रही है, बस में चलेगी। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड एज, चूंकि इट वाज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि ये शाम के समय की लास्ट बस थी। आगे आओ। एंड आगे, दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, इसने मौका दे दिया किसे, टू द पिक पॉकेट्स, जेब कतरों को, टू ट्राई देयर स्किल, अपनी स्किल को ट्राई करना। सही आंसर। इसके अलावा अगर आपने लगाया तो आंसर नहीं है। आगे आओ 12 पर, जरा पूरी स्लाइड आपके सामने है, लगा लो 12। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी as it continues to be used to understand many diseases has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements। मैं अगर बात करूं तो यहाँ एनिमल रिसर्च के बारे में, फिर जो बीमारियां हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अलग अलग मेडिकल चिकित्साएं हैं। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, जो एनिमल रिसर्च है, जो उसका प्रयोग किया गया है, हैज बीन, सीधी हेल्पिंग वर्ब जोड़ देनी है, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस, ये सोचने समझने लायक महत्व है। उसके बाद किस फील्ड में, साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, थ्रू आउट किसके माध्यम से, द पास्ट सेंचुरी, एंड आगे इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेनी। सही आंसर हो गया। देखो इसमें कोई घुट्टी नहीं, कोई रट्टा नहीं, आप सीधा फोकस करोगे अपनी बातों पर। आगे आओ जरा 13, आपको तो सिर्फ पेयर मिलाने हैं, इसमें खत्म कर लेते हैं इसे जल्दी से, अब इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। 13 पर आओ जरा।
Having the opportunity of observing pupils, we respect the appreciate their points, the advantage of traveling different places, culture, custom and lifestyle. लगा रहा कोई इसका आंसर? लगा लो। अब मैं कहूं तो शुरुआत करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अलग अलग स्थानों पे घूमने का एडवांटेज है, क्या क्या मामला है। तो द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड आगे जुड़ेगा हैविंग द अपॉर्चुनिटी, और वो लोगों को समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल्चर, किस किस समुदाय के हैं, किस किस संस्कृति के हैं, क्या क्या लाइफ स्टाइल है, इज दैट वी रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द पॉइंट ऑफ व्यू। सी आंसर है, और कैसे में ज्यादा सोच विचार करो। आगे आओ, लगाओ जरा 14। देखो 14 लगा रहा हो तो कोई 14 लगाओगे, फिर 15 भी लगाओगे। लगाओ जरा 14। 14 देखो जरा। टेक्नोलॉजी हैज revolutionized and it has transformed the way every aspect of our lives we communicate and connect। टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन लाया है, रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूनाइज्ड बना है, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां जिक्र करूं तो आप बात जोड़ोगे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया है एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। जो भी जितने भी तकनीक हैं, उन्होंने परिवर्तन हमारी जिंदगी के हर पहलू पे किया है। अब चेक कर लो, एंड अगला क्लॉज, इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जिसने सीरीज भर दी होगी सी वाली, वो उसका मजाक गया होगा। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन है PQRS का। बेटा इस बैच का उद्देश्य ही मेरा ये है कि आपको इन दुविधाओं से निकाला जाए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। लगाओ जरा 15। While the employees meeting on time, boss arrived despite the heavy traffic were late। कि ट्रैफिक लेट होने की वजह से बॉस तब आए जब मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, कुछ ऐसा मामला है। स्टार्ट कर लो। डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद, द बॉस अराइव्ड, बॉस आए एट द मीटिंग, बॉस मीटिंग पर बिल्कुल टाइम पर आए, लेट होने के बावजूद। पहले लेट हुए, फिर बॉस आए, मीटिंग चल रही थी, वहां पहुंचे। DCB DCB DCB, ये लगा लो, ये खत्म हो गया बस, आराम से। आगे आते हैं, ये कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस है, जल्दी से निपटाते हैं। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थोड़ा भी अगर पहले पढ़ रखा होगा ना, तो यकीन मानना आपसे कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा मेरी क्लास का। आई लाइक, लाइक हो, डोंट यूज हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड हो, आपका प्रिवेंटेड हो। इन सब के बाद एंजॉय, डोंट यूज, नो यूज, प्रोवाइड, प्रिवेंटेड, इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता। कुल मिलाकर जीरेंट फॉर्म आती। आई लाइक परेड नहीं, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। ये आंसर है। ये आपकी ग्रामर को भी बढ़िया पुख्ता मौका मिल रहा तैयारियों का। आगे आइए, दे अपॉइंटेड हिम, उन्होंने उसे चुना एज द मैनेजर, मैनेजर के रूप में। एज, चूंकि, ही वाज ड्यू, क्योंकि उसका उस लिए प्रमोशन होना था। प्रमोशन का उच्चारण देख लो, जो उसका एक प्रमोशन होना था, प्रमोशन का उच्चारण स्वर नहीं व्यंजन ए आ जाएगा। एन प्रमोशन कहां से आ गए? आ गया हो। वाट इज द टाइम 18, लगाओ जरा जल्दी से। वाट इज द टाइम, तुम्हारी घड़ी के द्वारा बाई और बाच आता। भाई ये तो आप एक जमाने से पढ़ लो, घड़ी में। अब घड़ी के अंदर घुस के थोड़ी ना समय बचेगा। बच्चे बहुत गलत यूज करते हैं कि सर आपकी घड़ी में क्या टाइम है, या सर मैं क्या यूज करूं। बेटा घड़ी के द्वारा, वाट इज द टाइम इन योर वॉच, विद योर वॉच नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, बाई योर वॉच। तो वाट इज द टाइम, बाई योर वॉच। आ गई। रोहित इज राइट, रोहित को लिखता है टू देम 3 टाइम्स। ये तो बात तो ऐसी हो गई बिल्कुल सिर, बिना सिर और पैर वाली। रोहित लिखता है टू देम 3 टाइम्स। रोहित बाज राइट, रोहित को लिखा जाता है। क्या है ये? रोहित हेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी।
रोहित बाज बींग्स रिटन, क्या रोहित को लिखा जाता था? या रोहित लिख चुका है 3 बार, रोहित हैज रिटन आ जाएगा। पैसिव नहीं, एक्टिव सेंटेंस है, और एक्टिव सेंटेंस है तो वी थर्ड फॉर्म तो कोई आ ही नहीं सकती। बाज बींग, बाज राइट, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, जिसने डी लगाया तो बढ़िया है। रोहित हैज रिटन टू देम 3 टाइम्स। आगे आइए जरा, 20 दिख रहा है ना साफ, लगा लो जरा। हम इस समय, इस मोमेंट रूम को डेकोरेट कर रहे थे, कर चुके हैं, कर रहे हैं, एट द मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट। अगर ये शब्द किसी भी क्लोज में हो तो वो क्लोज सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनता। वी आर डेकोरेटिंग द रूम, हम रूम को डेकोरेटिंग कर रहे हैं इस एट दैट मोमेंट। किसने लगाया आंसर? तो ये ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई है आपकी, अपने अपने आंसर चेक कर लेना, इससे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। आ जाओ जरा, अब ये कुछ ना इडियम्स हैं, देखता हूं किसने लगाया। दिस गन शुड बी हैंडल्ड, इस गन को हैंडल कर लो, अपने हाथ में रख लो विद केयर के साथ, एंड, और इसे दूरी पे रखना है। ऐसा नहीं है कि आसपास आपने अपने बिस्तर के नीचे रख ली, या जो तकिया है उसके इस्तेमाल के रूप में रख ली। हो सकता है कि बच्चे छेड़खानी कर लें। कीप एट आर्म्स लेंथ, कम से कम 1 हाथ की दूरी पर रखना। कुल मिलाकर इसे अवॉइड करके रखना है, इसे थोड़ा सा दूर रखना है। तो द गन शुड बी हैंडल्ड विद टेक केयर, एंड जो ईडियम बनेगा इसके लिए उपयुक्त बनेगा कीप एट आर्म्स लेंथ, 1 हाथ की दूरी पर रखना, मतलब दूर रखना। आगे आइए। इंडिपेंडेंस डे इज कंसाइडर्ड एज ए रेड लेटर डे, मुझे तो ये चाहिए था। जो आपका स्वतंत्रता दिवस है उसे एक रेड लेटर डे के रूप में मानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जो हिस्ट्री है इतिहास में। रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन, इंपॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे। अगर यहां होता एन इंपॉर्टेंट डे तो भी आंसर हो जाता। इसका मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिवस या एक यादगार दिन। अनइम्पोर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता। जिसने लगाया सी बढ़िया है। आगे आ जाओ, बनवर्ड यही लगा लो, सारे दिख रहे हैं। एक लास्ट होगा उसे उठा दूंगा ऊपर। समवन हु नोज ए लॉट अबाउट द आर्ट्स, जो कि किसी कला के बारे में, फूड खाने में, पीने में, और सम अदर सब्जेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने या और भी जो चीजें हैं ना उनका बड़ा अच्छा जानकार होता है, उसे कोनोजर बोलते हैं। ये अच्छा कला का पारखी है। किसी खाने की पीने की अगर कोई कला है और उसका कोई एक्सपर्ट है तो वो कोनोजर होता है। मैं कहूं पैसिफिस्ट, शांति बनाने वाला। सैनिक होता है दोस्त ढूंढने वाला, और गवर्नमेंट तो पेटू होता है जो चटोरा होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने और जो अदर दूसरी कला है उनके बारे में निपुण होता है, तो अच्छी कला का एक्सपर्ट कोनोजर है। जरा लगाइए अगला। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग या प्रिंटिंग, किसी की हैंडराइटिंग है, हाथों से लिखा हुआ, या कोई प्रिंटिंग है, फोटो स्टेट या कॉपी है, सेम अगर ऐसी राइटिंग है तो उस राइटिंग को फैसी मिल बोला जाता, बिल्कुल प्रतिरूपी, ऐसी की ऐसी। किसी की हैंडराइटिंग की कॉपी हो, या कह सकते हो किसी की बिल्कुल सेम बनावट को आप ऐसे ही कॉपी कर दो तो उसे फैसीमाइल बोलता हूं। प्लेटिट्यूड समतल है, ये नहीं होता। पोर्टेबल पीने योग्य होता, पोर्टेबल। दैट कैन बी ड्रंक, और मेडन का मतलब होता फर्स्ट। यहां पर फैसीमिल ऑप्शन नंबर डी है। पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और आप अपनी चीज मिला भी सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है होमोफोन्स, कोई देगा आंसर? होमोफोन्स में क्वेश्चन है यू आर द बिलैंक टू द थ्रोन, थ्रोन होती है गद्दी, आप इस गद्दी के रिक्त स्थान हो, एंड शुड बिहेव इन सच ए मैनर, और आपको इस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है। गद्दी का होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के लिए एयर ये वाला शब्द आता है, और अगर कोई उत्तराधिकारी लड़की है तो वो एरेस है, फीमेल होती है तो एयरएस, और अगर मेल होता तो एयर। यहां एडवर्ब नहीं आएगी, बाल नहीं होगा, खरगोश नहीं होगा, उत्तराधिकारी एयर, HEIR। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत बढ़िया है। ये 35 से 40 नंबर के बीच की जंग चल रही है। आप इस जंग को SSC स्टेनोग्राफर, मेनली जो एग्जाम अभी पहले आ रहा है
उसको टारगेट करते हुए अगर आप इस बैच को परचेज करोगे, या आपने ये मेरी ऑनलाइन पर जो भी वीडियो देखी है यूट्यूब, आपको एनालिसिस हो गया होगा कि चीजें ना हार्ड नहीं है, बस समझाने का समझने का तरीका है। और जो भी बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है वो इस 25 क्वेश्चन में से ज्यादा भी नहीं तो 20, 21, 22, 18, 17, अगर आप यहाँ घूम रहे हो ना तो आप करीब हो इसके। 25 क्वेश्चन में आप 24, 23 तक भी लाओगे, ये मेरा वादा है, ये दावा है। बस आप थोड़ी सी मेहनत करो और बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।